Hello dear students, welcome back in the quantum classes, the finest adjacent every way to learn the concepts of physics. Dear students, in previous lecture, we have already discussed about basic concepts of optics. ऑप्टिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर लिए थे प्रीवियस लेक्चर में, और आल्सो प्रीवियस लेक्चर हमने डिस्कस किया था हमारे ऑप्टिक्स का पहला डेरिवेशन क्या था, F इक्वल R/2, फोकल लेंथ इक्वल हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर. इनफैक्ट ऑप्टिक्स की असली शुरुआत आज के लेक्चर से हो रही है. और असली शुरुआत का मतलब है कि जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस होते हैं ना, आज के लेक्चर से प्लेलिस्ट में स्टार्ट होगा. प्रीवियस लेक्चर भी सिंपल सा था, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था. हमें कुछ ना कुछ करके बिगनिंग तो करनी थी ना, ऑप्टिक्स की श्री गणेश करना था, और श्री गणेश करने के लिए वही हमारे बुक में पहला डेरिवेशन था. दैट्स वाई हमने उसको डिस्कस किया, और बहुत सिंपल सा भी है, देख लेना आप, 2 मिनट का काम है, सिंपल सा समझ आओगे. ओके, और शुरू में सिंपल चीज़ें समझानी बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि आपके दिमाग में ऑप्टिक्स का खौफ है. पता नहीं क्यों बच्चे लोग ऑप्टिक्स का इतना खौफ रखते हैं. आपके सीनियर्स ने कहा ऑप्टिक्स टफ है, इसका मतलब आप भी मान लेते हो ऑप्टिक्स टफ है. सेम ऐसे अल्टरनेटिंग करंट में मैंने देखा था. जब भी ऑफलाइन पढ़ाता था अल्टरनेटिंग करंट का खौफ होता था, लेकिन जब खत्म कर देते थे हम अल्टरनेटिंग करंट, तो अल्टरनेटिंग करंट भी सिंपल टॉपिक ही लगता था, जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा हुआ है. वैसे ही डियर स्टूडेंट्स, ऑप्टिक्स भी कुछ ऐसा स्पेशल नहीं है. ऑप्टिक्स भी ऐसा स्पेशल नहीं है कि इतना टफ होगा. पता नहीं क्यों ऐसा माइंडसेट बना के रखा हुआ टफ है. टफ नहीं है यार, आप देखिए तो सही एक बार, उसके बाद डिसाइड कीजिए कि टफ है कि नहीं है. आज के डेरिवेशन को ही देख लेते हैं. इन दिस लेक्चर वी वी गोइंग टू डिस्कस अबाउट रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस. किसी गोलीय पृष्ठ पर या किसी गोलीय सतह पर अपवर्तन. ओके, तो देखते हैं आज का डेरिवेशन, ज़्यादा समय ना गंवाते हुए. तो आप जैसे कि समझ सकते हो, इसका नाम ही है रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस. और रिफ्रैक्शन क्या होता है आपको पता है अच्छे से. आई होप कि आपको पता होगा रिफ्रैक्शन क्या होता है. रिफ्रैक्शन पता है ना, जब कोई लाइट बीम, कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, और देन वो क्या होती है, नॉर्मल अभिलंब की ओर झुक जाती है, टेंड हो जाती है. इसी को हम क्या कहते हैं, लाइट का रिफ्लेक्शन कहते हैं, इसी फिनोमिना को. ओके, और स्फेरिकल सरफेस का तो मतलब समझ ही सकते हो आप. देख सकते हो ये सरफेस है, ये स्फेयर है, स्फेरिकल शेप में है. ये आप देख सकते हो जहाँ पे लाइट सबसे पहले कोलाइड हो रही है, टकरा रही है. ओके, इनफैक्ट ये क्या है मैं आपको दिखाता हूँ. ये जो है एक ग्लास स्लैब है. क्या है ये, ग्लास स्लैब. इसे हिंदी में कहते हैं, ये कांच का गुटका है. गुटका समझ लो, या फिर ऐसा शेप दिख रहा है, इसी शेप में एक कांच है, ग्लास है. ठीक है, 3 डायमेंशन में, जैसे कि स्क्वायर होता है ना, वैसे इस शेप में ग्लास स्लैब है. ओके, तो रिफ्रैक्शन, अगेन मैंने कहा था रिफ्रैक्शन के लिए 2 मीडियम का होना जरूरी है. तो पहला मीडियम हमने मान लिया, सपोज ये हो गया बाहर की तरफ, ये एयर मान लो, या फिर एयर को हम क्या कह सकते हैं, कैसा मीडियम है, ये एक रेयर मीडियम है, विरल माध्यम है. हिंदी में हम इसे विरल माध्यम कह देते हैं. तो ये एक हो गया रेयर मीडियम, रेयर. ओके, विरल माध्यम कहते हैं इसे हिंदी में. और इस रेयर मीडियम का सपोज जो रिफ्रैक्शन इंडेक्स है, अपवर्तनांक कहते हैं इसे हिंदी में, वो कितना है, N1. किसी बुक में μ1 होता है, η1 होता है, N1 होता है, डजेंट मैटर. इसे N1 से भी दिखाओ, μ1 से भी दिखाओ, η1 से भी दिखाओ, आपकी मर्जी है. ठीक है, तो N1 से हम दिखा रहे हैं यहाँ पे. और ये जो दूसरा मीडियम है, जो ग्लास है, ग्लास को सेकंड मीडियम हम मान रहे हैं. ये एक डेंसर मीडियम होती है. कौन सी मीडियम है ये, डेंसर मीडियम. ठीक है, और इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, इसका सिंपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख लेते हैं, N2. ओके, ये N2 है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक कहते हैं ऐसे हिंदी में. और क्या जानना है हमें ये जानना है, ये जो ग्रीन लाइन दिख रही है, ये तो प्रिंसिपल एक्सिस है. मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था बेसिक कॉन्सेप्ट्स के. प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, पोल क्या होता है, नॉर्मल लाइन क्या होती है, सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली थी प्रीवियस लेक्चर में. इसलिए कहा वो बेसिक्स डिस्कस की थी हमने ऑप्टिक्स की. ओके, और ये बेसिक्स ऐसा नहीं कि क्लास 12th में नया है कुछ, वही जो आपने 9th-10th में पढ़ा है ना ऑप्टिक्स में बेसिक्स, वही चीजें मैंने कल डिस्कस की थी. अगर आपको वो बेसिक्स अभी भी क्लियर नहीं है तो आप प्रीवियस लेक्चर्स आगे देख लीजिए, और अगर क्लियर है तो कोई जरूरत नहीं है प्रीवियस लेक्चर का, यहाँ से मेन ऑप्टिक्स स्टार्ट हो रहा है. ओके, तो ये ग्लास स्लैब है, 2 मीडियम है, N1 और N2, एक रेयर मीडियम है, एक डेंस मीडियम है. उसके अलावा ये आपको बता दिया, ग्रीन लाइन आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है. प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट का नाम लेते हैं O. इस O पॉइंट पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है. ऑब्जेक्ट है ना, इसलिए O से डिनोट कर रहे हैं. सपोज इस O पॉइंट पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो यहां से एक लाइट भी मैसेज आएगी ऊपर की तरफ. ओके, देखो कोई भी ऑब्जेक्ट होता है ना, तो लाइट बीम हमेशा ऊपर की तरफ दिखाते हैं जाते हुए, लेकिन एक लाइट बीम ऑलवेज
किसी भी डेरिवेशन में ऑप्टिक्स के ऑलवेज ये प्रिंसिपल एक्सिस से होते हुए जाती है, आगे की तरफ बढ़ती है ऑलवेज। बस हम उसे हर बार शो नहीं करते हैं या उसके बारे में डिस्कस नहीं करते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ से ऑप्टिक्स का रियल डेरिवेशन स्टार्ट हो रहे हैं, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन स्टार्ट हो रहे हैं, तो आपको ये चीज़ें अपने माइंड में रख लेनी चाहिए। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस से होते हुए भी एक लाइट बीम जाती है आगे, चुपचाप आगे निकलेगी। ठीक है, घर से निकलते ही बहुत शांति से। और एक को तो हम डिनोट करते हैं, सारा काम इन्हीं का है, जो ब्लू लाइन है। ठीक है, एक लाइट बीम ऊपर की तरफ गई, हम ऊपर की तरफ जो लाइट बीम जाती है, जो रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्रैक्ट होती है, उसी पे ध्यान देते हैं। तो लाइट बीम यहाँ से गई और हमें पता है कोई लाइट बीम अगर रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में अगर जाए, एक विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाए, तो वो नॉर्मल की तरफ झुक जाती है, टेंड हो जाती है नॉर्मल की तरफ। अच्छा, नॉर्मल लाइन क्या है? ये आपको पिंक कलर की लाइन दिख रही है, ये पिंक कलर की लाइन। अच्छा, इन पॉइंट्स का कुछ नाम रख देते हैं बॉस, ऐसे फिर कंफ्यूजन हो जाएगा डेरिवेशन करते समय। इनका कोई नाम रख देते हैं। ओके, तो इसका कोई नाम रखते हैं। सपोज ये तो हो गया, हमने ओ ऑब्जेक्ट था, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो इसको हमने सी से दिखाया। ओके, ये जो पॉइंट है ऊपर, इसका नाम रखते हैं हम पी। ये जो नीचे पॉइंट है, इसका नाम रख देते हैं हम, ये पी है तो पी के साथ क्यू को करते हैं, क्यू को रख देते हैं, पी और क्यू ही रखते हैं हम ट्रेडिशनली। और क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है और रिफ्रैक्शन के बाद इस ऑब्जेक्ट की इमेज इस पॉइंट पे मिल रही है। ओके, दैट्स वाई इस इमेज को हम किससे डिनोट कर देंगे? आई से डिनोट कर देंगे। ओके, और ये जो पी और सी दिख रही है आपको, पी सी, ये नॉर्मल लाइन है। और मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको समझाया था कि नॉर्मल किसे कहते हैं हम। ठीक है, ओके, सिंपल मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, चलो फिर से बता देता हूँ, कोई बात नहीं, आपके लिए इतना तो कर सकते हैं भैया। सपोज ये कोई मिरर है, सॉरी ये कोई स्फेरिकल सरफेस है, कोई भी मिरर हो, कुछ भी हो, स्फेरिकल सरफेस है मान लिया, यही ले लिया ऊपर से, और ये इसका सेंटर है। तो हम नॉर्मल लाइन किससे कहेंगे? सपोज अगर लाइट ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, तो लाइट इस पॉइंट पे कोलाइड हुई, इस पॉइंट पे कोलाइड हुई, तो इस पॉइंट से सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि इमेजिनरी लाइन होती है, इसको हम नॉर्मली डॉटेड लाइन से शो करते हैं, और यही नॉर्मल कहलाती है। ओके, और नॉर्मल का ऑप्टिक्स में बहुत ज़्यादा वैल्यू है। हमने देखा लाइट बीम है, रेयर से डेंस मीडियम में जा रही है, एयर से ग्लास में जा रही है, तो सीधी सी बात है, हमने क्या कहा, अगर वो रेयर से ग्लास में जाए, डेंस मीडियम में जाए, तो वो नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। तो लाइट बीम जिसको नॉर्मली ऐसे जाना चाहिए था, ये लाइट अगर ओ से पी जा रही है, तो उसको नॉर्मली ऐसे आगे बढ़ना चाहिए था, ऐसे आगे की तरफ, लेकिन ये ओ से पी की तरफ ऐसे आगे नहीं बढ़ती है, क्योंकि ऑप्टिक्स की फिनोमेना कहती है इसको नॉर्मल की तरफ टेंड होना है, झुकना है, इसलिए वो आगे ना बढ़ करके नॉर्मल पीसी की तरफ झुक जाती है हल्का सी। ये ऐसे सीधा ना जाने के बजाय ये थोड़ा सा ऐसे झुक जाती है। ठीक है, झुक जाती है। स्फेरिकल सरफेस का कर्वेचर जितना ज़्यादा होगा ना, उतनी ज़्यादा लाइट झुकेगी ऐसे में। तो ये ऐसे सीधा ना जाते हुए ऐसे मुड़ जाती है, और देन ये आती है आई पे, और देन हमें ऑप्टिक्स में ये फिनोमेना पता है, नहीं भी पता है तो जान लो अभी से। ऑप्टिक्स में या फिर कहीं भी इमेज कब फॉर्म होता है? जब दो लाइट बीम आपस में, लाइट रे आपस में कोलाइड होती है, इंटरसेक्ट होती है या टकराती है। ओके, सपोज एक लाइट बीम ऐसे है, एक लाइट बीम ऐसे है, ये अगर जा रही है, इन्फिनाइट तक जा रही है और आपस में कोलाइड नहीं हो रही है, देन वो कभी भी इमेज फॉर्म नहीं करेगी, हम ऐसा मानते हैं। और अगर लाइट बीम जाके आपस में टकरा रही है, कोलाइड हो रही है, तो जिस पॉइंट पे कोलाइड हो रही है ना, जिस जगह पे कोलाइड हो रही है, उसी जगह पे इमेज फॉर्म हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, ऐसे लाइट बीम गई, ओके, फिर अपने रूल्स को फॉलो किया उसने, ऑप्टिक्स के रूल्स को। ठीक है, रेयर से जब डेंस में गया तो वो नॉर्मल की तरफ झुक गया, झुकने के बाद नीचे आया, और जब नीचे आया तो आप ध्यान से देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा था कि इस प्रिंसिपल एक्सिस पे एक लाइट बीम चुपचाप से आगे बढ़ते रहती है, और देन एक लाइट बीम ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है और एक प्रिंसिपल एक्सिस से चुपचाप आगे बढ़ी है, और देन एक ऊपर से नीचे और एक प्रिंसिपल एक्सिस से आगे की तरफ, और देन यहाँ पर आके कोलाइड हो रहे हैं, टकरा रहे हैं, इंटरसेक्ट हो रहे हैं पॉइंट आई पे, और यहाँ पे क्या फॉर्म होगा? इमेज फॉर्म होगा। तो इतना सा फिनोमिना है। फिर से बोलो ऑप्टिक्स टफ है, नहीं बोलना यार, गलत बात है। कहाँ है टफ? पहले ही अपने माइंड सेट कर लिया ऑप्टिक्स टफ है, कुछ है इसमें, इतना ही है। मतलब अगर इस डायग्राम को देखें तो डायग्राम की एक्सप्लेनेशन इतना ही है, और आगे जाके डेरिवेशन देख लेते हैं। डेरिवेशन भी सिंपल है यार। देखो डेरिवेशन के लिए हमने पहले पॉइंट ले लिया, अच्छा ये ओ पॉइंट, ये पी पॉइंट, ये क्यू पॉइंट विजिबल है अच्छे से, मैं लिख देता हूँ दोबारा से, ये क्यू पॉइंट था। ओके, और कोई पॉइंट रह गया हो? ओके ओके ओके, नहीं रहा। अच्छा एंगल्स रह गए, एंगल मान लेते हैं हम कुछ,
इसे मान लो ये अल्फा एंगल है, ओके। ये मान लो आपका ये हो गया बीटा एंगल। मैं क्यू को हटा देता हूँ यार, क्यू से कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको। ये बीटा एंगल, क्यू इधर लिख देता हूँ मैं कहीं पे। ये कहाँ लिखूँ बॉस? क्यू इधर, पी और इधर नीचे क्यू, ये बीटा एंगल। और तीसरा एंगल यहाँ पर है ऐसे में, ये हो गया आपका गामा एंगल, ठीक है। अल्फा, बीटा और देन गामा। और हमें क्या पता ऑप्टिक्स के अकॉर्डिंग, इस नॉर्मल को थोड़ा आगे ले जाते हैं, नॉर्मल पॉइंट को आगे ले जाते हैं। तो हमने क्लास 9 10th में पढ़ा है कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल लाइन के बीच एंगल क्रिएट होता है जिसे हम आई से डिनोट करते हैं, एंगल आई। और रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच भी एक एंगल क्रिएट होता है जिसे हम आर से डिनोट करते हैं। याद आ रहा है? 9th 10th तो पास आउट हो ना, ऐसे करते थे हम। सपोज एक ऐसा मीडियम, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया और बीच में क्या होता था ऐसा, ये जो लाइन है डॉटेड लाइन, इसी को हम नॉर्मल कहते थे। देन लाइट बीम अगर ऐसे में आ रही है, इंसिडेंट हो रही है, देन इस इंसिडेंट लाइट और नॉर्मल के बीच एक एंगल क्रिएट होता था आई, और देन ये रिफ्रैक्ट हो गई, देन यहाँ पे एंगल क्रिएट होता था आर। तो वही एंगल आई और आर है। और हमेशा ध्यान रखना एंगल को नॉर्मल और लाइट के बीच ही दिखाना, प्लेन के साथ मत दिखा देना। ऑलवेज एंगल, यहाँ पे ध्यान दो, अरे भाई ओके, ऑलवेज ध्यान दो, हमेशा एंगल को आप ये नॉर्मल लाइन, ये जो लाइन है ना नॉर्मल लाइन, उसके और ये लाइट बीम के बीच दिखाना। ये नहीं कि आप ये प्लेन हो गया और ये ऐसे पे आप एंगल दिखा रहे हो कि प्लेन और लाइट के बीच एंगल देखो, नहीं ऐसा नहीं होता है, ठीक है। नॉर्मल और इंसिडेंट लाइट के बीच, बहुत प्यार से ये समझा रहा हूँ यार, मतलब जैसे कि ऐसा मान लो कि आपको 0 लेवल से समझा रहा हूँ, ऐसा समझ लो। अगर आपने 10th में भी ये डेरिवेशन देखा होता है ना, तो आपको 10th में भी समझ में आ जाता है, ऐसे समझ के मैं आपको बता रहा हूँ, ओके। तो बहुत ज़्यादा बेसिक चले गए, आई थिंक बहुत ज़्यादा समय भी हो गया सिर्फ डायग्राम को समझने में। तो ये हो गया अल्फा, बीटा, गामा, देन ये है एंगल आई, एंगल आर, ओके। देन आगे चलते हैं, हम एक ट्राइंगल ले लेते हैं यहाँ पे कोई डेरिवेशन सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले हम ट्राइंगल ले लेते हैं बॉस, यहाँ पे ये ले लेते हैं ट्राइंगल ओ पी सी। इज इट क्लियर? ट्राइंगल ओ पी सी। तो इन ट्राइंगल ओ पी सी मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, इन ट्राइंगल ओपीसी, इन ट्राइंगल ओपीसी क्या होगा? अच्छा, ये रूल आपको याद है, अपने जूनियर क्लासेस में अपने पढ़े होंगे, मैं आपको फिर से याद दिला देता हूँ। सपोज ऐसा कोई यही ले लिया, ठीक है, ये पॉइंट ओ ले लिया मैंने, ये ले लिया पॉइंट ओ पी सी था ना, तो ये पॉइंट पी हो गया और ये पॉइंट हो गया बॉस सी। इज इट क्लियर? ओ पे कौन सा एंगल क्रिएट हो रहा है? अल्फा, सी पे क्रिएट हो रहा है बीटा, और देन पी पे क्रिएट हो रहा है आई। तो आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा, मैं याद दिलाता हूँ, एक फिनोमेना पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में कि जो एक्सटर्नल एंगल होता है वो इंटरनल एंगल के सम के इक्वल होता है। एक्सटर्नल एंगल इंटरनल एंगल के सम के इक्वल होता है। जो बाह्य कोण होता है किसी त्रिभुज के, किसी ट्राइंगल के, वो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। आई थिंक 7th 8th में कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा, याद आ रहा है? तो वही फिनोमेना हम अप्लाई करेंगे। तो जो क्या कहा था, जो एक्सटर्नल एंगल होता है वो इंटरनल एंगल के सम के इक्वल होता है। तो एक्सटर्नल एंगल क्या है हमारे यहाँ पे? एक्सटर्नल एंगल है हमारा यहाँ पे आई, और ये एक्सटर्नल एंगल इंटरनल एंगल के इक्वल होगा, सम के इक्वल हो। तो आई इक्वल कितना हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा। इज इट क्लियर? आई इक्वल अल्फा प्लस बीटा। इसे इक्वेशन फर्स्ट डाल देते हैं, इसे इक्वेशन फर्स्ट डाल दिया हमने, ओके। सेकंड इक्वेशन ले लेते हैं। सेकंड इक्वेशन के लिए हमें सेकंड ट्राइंगल लेना पड़ेगा, और वो सेकंड ट्राइंगल हम क्या लेंगे? यहाँ पे हम लेते हैं ट्राइंगल एक ऐसा ही, ट्राइंगल पी सी आई। ध्यान दो, ट्राइंगल पी सी आई। तो इन ट्राइंगल पी सी आई दिख रहा है? पी सी आई नहीं दिख रहा है? चलो कोई नहीं, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ अलग से। क्या था? एंगल पी सी, तो पी से सी ऐसे लाइन गई, ये आपको जो नॉर्मल लाइन दिख रही है, और ये आई ऐसे में है, देन ये ऐसे में है, और ये ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस था हमारा। ये एंगल हमारा क्या है? बीटा है। ये पॉइंट पी, ये पॉइंट सी, ये पॉइंट आई, और आई पे कौन सा एंगल है? गामा, और देन ये रिफ्रैक्टेड एंगल आर। तो यहां से देखो एक्सटर्नल एंगल क्या है? एक्सटर्नल एंगल क्या है हमारा? बीटा है, बीटा। तो एक्सटर्नल एंगल इंटरनल एंगल के सम के इक्वल होता है, तो एक्सटर्नल एंगल बीटा
इक्वल सम ऑफ इंटरनल एंगल, सम कितना आर प्लस गामा, तो हो जाएगा आर प्लस गामा। इज इट क्लियर? अच्छा यहाँ पे हमें बीट आर की वैल्यू चाहिए, मैं समझाता हूँ आर की वैल्यू क्यों चाहिए। तो आर की वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर को अगर सब्जेक्ट लेते हैं तो आर इक्वल हो जाएगा, गामा को दूसरी तरफ लेके तो ये हो गया बीटा माइनस गामा, और ये ले लिया हमने इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड। ओके, इज इट क्लियर? अच्छा मैं आपको क्या बता रहा था कि आपने आर ही क्यों लिया सब्जेक्ट को। दरअसल आप हमेशा याद रखो ना, अगर बात रिफ्रैक्शन की हो, किसी डेरिवेशन में रिफ्रैक्शन की, तो मैक्सिमम चांसेस है कि कहीं ना कहीं उस डेरिवेशन में स्नेल्स लॉ अप्लाई होगा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में हमने देखा है कि मैथमेटिकल टर्म सिर्फ स्नेल्स लॉ में आता है, और स्नेल्स लॉ क्या होता है, स्नेल्स लॉ याद है, ये होता था I/2 इक्वल, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल। अच्छा I/2 का क्या, I/2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, N2 अपॉन N1, और ये क्या होता था, साइन I अपॉन साइन R के इक्वल होता था, इसी को हम स्नेल्स लॉ कहते थे। क्योंकि मैंने आपको बता दिया अगर रिफ्रैक्शन की बात है ना, तो कहीं ना कहीं स्नेल्स लॉ बहुत लगेगा, और स्नेल्स लॉ को फाइंड करने के लिए हमें I और R की वैल्यू का पता होना जरूरी है। इसीलिए हमने पहले I ले लिया और देन हमने R को सब्जेक्ट लेके फाइंड कर लिया R। उसके बाद भी और भी कुछ करना है, सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा, लेकिन हमें स्नेल्स लॉ अप्लाई करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं फ्रॉम स्नेल्स लॉ, यहाँ पे लिख देते हैं फ्रॉम स्नेल्स लॉ, हिंदी में भी स्नेल का नियम कहते हैं। आई होप आपने पढ़ा ही होगा यार, 10th में आपने पढ़ा होगा स्नेल्स लॉ। फ्रॉम स्नेल्स लॉ क्या पढ़ा हमने स्नेल्स लॉ में, ये पढ़ा है I/2 इक्वल, I/2 इक्वल, n का मतलब पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो हो सकता है मैं n लिख रहा हूं, यही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो सकता है आपके बुक में म्यू लिखा हो, यही हो सकता है आपके बुक में नीटा लिखा हो, डजेंट मैटर, सब एक ही चीज है, ठीक है, किसी से भी डिनोट करो आप। I/2 इक्वल कितना होता है, हमने पढ़ा स्नेल्स लॉ में N2 अपॉन N1, और N2 अपॉन N1 इक्वल कितना होता है, साइन I अपॉन साइन R अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ। ओके, आई होप कि आपको अब इनकी जरूरत नहीं है। देख लेते हैं हमारा कैमरा ऑन भी है कि नहीं। ओके, ऑल सेट, फाइन और क्लियर। ओके ओके ओके, सब कुछ क्लियर है। देन इसे हटा देते हैं। याद आ रहा है जूनियर क्लासेस में आपने पढ़ा था कि एक्सटर्नल एंगल इक्वल सम ऑफ इंटरनल एंगल, किसी त्रिभुज का बाह्य कोण आंतरिक कोणों के योग के इक्वल होता है, सम को होता है, ठीक है। नहीं याद है तो अपने जूनियर भाई बहनों से पूछो, छोटे भाई बहनों से, ठीक है। ओके, तो ऐसा होता है I/2 इक्वल N2 अपॉन N1 इक्वल साइन I साइन R। इसी को हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसी को हम सॉल्व कर सकते हैं हम ओके ओके ओके, साइन R को एक तरफ ले लो, साइन I को एक तरफ ले लो, तो अगर इधर ले जाते हैं इसको तो ये हो जाता है, अगर साइन R को इधर ले लो तो हो जाएगा N2 साइन R इक्वल N2 साइन R इक्वल N1 उधर गया तो ये हो जाएगा N1 साइन I। इज इट क्लियर? N2 साइन R इक्वल N1 साइन I। देन क्योंकि ये एंगल्स ऑप्टिक्स में स्मॉल होते हैं बहुत, मैंने प्रीवियस लेक्चर कल भी बताया था, प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था एंगल ऑप्टिक्स में स्मॉल होते हैं, और स्मॉल एंगल के लिए हम जैसे tan थीटा है ना सपोज एंगल, तो हम tan थीटा को ऑप्टिक्स में नॉर्मल थीटा लिखते हैं, साइन थीटा हो तो थीटा, कॉस थीटा हो तो उसको भी थीटा ही मानेंगे। ओके, तो क्योंकि एंगल बहुत स्मॉल्स होते हैं ऑप्टिक्स में, इसलिए यहाँ पे जो एंगल आ रहा है ना हमारे पास N2 साइन R N1 साइन I, हम इसको नॉर्मली लिखेंगे, सिंपली लिखेंगे ऐसे N2, और साइन R के जगह हम सिंपल लिखेंगे R इक्वल N1 I। तो इसे डाल दो आप इक्वेशन एक, हमने इक्वेशन फर्स्ट ले लिया, सेकंड ले लिया, इसे डाल लो इक्वेशन थर्ड। बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है, देखो आपको मजा आएगा इसको सॉल्व करने में। तो ये फर्स्ट, तो हमारी इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड आ गया। अच्छा देखो इक्वेशन थर्ड में क्या आया हमारा, I और R की वैल्यू आई, और I और R की वैल्यू हमने इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से फाइंड किया है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड जो I और R की वैल्यू होगी वो इक्वेशन थर्ड में अप्लाई करेंगे, पुट कर देंगे, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम इस स्टेप को यहाँ पे लिख लेते हैं, कहीं हम यहाँ लिख सकते हैं, कहाँ जगह है,
यहाँ पे जगह है आई थिंक, यहाँ लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, समीकरण 1 2 3 से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड क्या हो जाएगा, ये जो इक्वेशन थर्ड है, इक्वेशन थर्ड है वो क्या लिखा हुआ है हमारे पास, ये लिखा है n2, r की जगह क्या है, इक्वेशन सेकंड में देखो r की वैल्यू कितनी आ रही है, r की वैल्यू आ रही है हमारे पास बीटा माइनस गामा, ओके, r की जगह आ गया, आगे क्या है इक्वल, फिर n1, i की जगह क्या वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा, इज इट क्लियर। इतना करने के बाद ना इसे डाल दो आप नया इक्वेशन, इसे हम डाल लेते हैं इक्वेशन 4, इक्वेशन 4। अब जब हम आगे जो भी स्टेप्स बढ़ेंगे, आगे स्टेप बढ़ेंगे, उसमें हम अल्फा बीटा गामा की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करेंगे। ये लास्ट लाइन क्लियर है ना, चेक कर लेते हैं यार, अकेले शूट करने का यही नुकसान है। ओके हाँ लास्ट लाइन ओके रिकॉर्डेड है। देन आगे बढ़ते हैं, मैंने क्या कहा था आपको, अब जो अगला स्टेप है हमारा उस पर हमें ध्यान देना होगा अगले स्टेप में कि अल्फा बीटा गामा की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। अभी तक तो हम आई और आर की वैल्यू फाइंड कर रहे थे, उस पर फोकस किया हुआ था हमने, ठीक है, जो भी हमने फिनोमेना किया आई और आर से रिलेटेड था हमारा सारे स्टेप्स। तो अब इस नए स्टेप के लिए अल्फा बीटा गामा फाइंड करने के लिए हम एक नया ट्राइंगल लेंगे, और वो ट्राइंगल हम लेते हैं ट्राइंगल पी ओ क्यू, ट्राइंगल पी ओ क्यू, देखो दिख रहा है ट्राइंगल पी ओ क्यू, पी ओ क्यू, ये तो सिंपली विजिबल है, इस साइड देख लो, इन ट्राइंगल पी ओ क्यू, ट्राइंगल पी ओ क्यू में आप ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करो, और ट्रिग्नोमेट्री में भी क्या 10 कितना एंगल अल्फा, तो ये हो जाएगा 10 अल्फा इक्वल, हमें पता है tan थीटा की वैल्यू कितनी होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये जो ट्राइंगल है कौन सा, पी ओ क्यू, पी ओ क्यू, अच्छा इधर बना देता हूं यार क्या प्रॉब्लम है, अल्फा ये ओ ये पी ये क्यू, तो कितना हो जाएगा लंब बटे आधार, तो लंब कितना है, परपेंडिकुलर कितना है पी क्यू, और बेस कितना है ओ क्यू, ओके। तो ये मैंने ले लिया यहाँ पे पी क्यू, और बेस कितना हो गया हमारा ओ क्यू, ओके। अच्छा पी क्यू की वैल्यू तो हमें नहीं पता है, लेकिन ये ओ क्यू क्या है, ऑब्जेक्ट से लेकर किसी स्फेरिकल सरफेस के बीच की डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम किस चीज से शो करते हैं, शो करते हैं यू से, और आल्सो यहाँ पे देखो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से रेडियस इस स्फेरिकल सरफेस के बीच की डिस्टेंस को हम शो करते हैं आर से, तो ये यू ये आर, तो ओ क्यू की वैल्यू कितनी हो गई, ओ क्यू क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, आर क्या है रेडियस ऑफ कर्वेचर, और आल्सो एक और है यहाँ पे इमेज, इमेज की जरूरत पड़ेगी तो हम इसको भी ले लेंगे, इमेज को हम वी से शो करते हैं, ठीक है, इमेज डिस्टेंस को। तो नॉर्मली यहाँ पे ओ क्यू है, तो ओ क्यू की वैल्यू पुट कर दो बॉस, यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पी क्यू अपॉन ओ क्यू, कितना है ओ से लेकर क्यू के बीच की डिस्टेंस कितना है यू है, ओके। और अगेन वही केस फॉर स्मॉल एंगल, स्मॉल एंगल के लिए हम क्या किया था हमने, जैसे साइन थीटा को थीटा लिखते हैं, कॉस थीटा को भी थीटा, तो 10 अल्फा को भी हम क्या लिखेंगे आल्सो अल्फा, तो मैं यहाँ लिख दूँ फॉर स्मॉल एंगल, आई होप कि आप समझ, चलो लिख देते हैं यार क्या जा रहा है, यहाँ पे लिख देते हैं फॉर स्मॉल एंगल, फॉर स्मॉल एंगल हम क्या लिख देंगे यहाँ पे फॉर स्मॉल एंगल के लिए 10 अल्फा को हम सिंपल लिखेंगे अल्फा, और अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई बॉस यहाँ पे पी क्यू अपॉन यू, और ये अल्फा क्यों फाइंड किया, मैंने बताया था ना इक्वेशन 4 देखो यहाँ पे अल्फा बीटा गामा की वैल्यू रख दो तब आपका पूरा आंसर आ जाएगा, इसीलिए हमने अल्फा यहाँ पे फाइंड कर लिया। देखो कितना मजा आ रहा है यार, अब आप क्यों कहते हो यार ऑप्टिक स्टफ है, गलत बात है, प्लीज मत बोलना यार। फिजिक्स को अगर आप फील करोगे ना तो इन लास्ट यू विल फॉल इन लव विद फिजिक्स, फिजिक्स से प्यारा सब्जेक्ट मिल ही नहीं सकता है। केमिस्ट्री पढ़ के क्या करते हो, केमिस्ट्री में सबसे बेसिक सा कंपाउंड क्या होता है, H2O होता है, वाटर होता है। केमिस्ट्री पढ़ के PhD भी करोगे ना तब भी घर पे बैठ के वाटर नहीं बना पाओगे अगर घर पे पानी नहीं आ रही हो तो। ठीक है, फिजिक्स का कॉन्सेप्ट तो अप्लाई होते रहता है हर जगह, रूम में बैठो हर जगह फिजिक्स है यार। खैर छोड़ो, आगे देखते हैं। तो हमारा अल्फा आ गया बॉस, अब हमें बीटा चाहिए और उसके बाद गामा चाहिए। सारे स्टेप्स तो पता है, क्या प्रॉब्लम है फिर,
पता है आगे क्या होने वाला है, तब प्रॉब्लम क्या है यार। ओके अरे यार बार बार देखना पड़ता है कैमरा ऑन है ऑफ है। ओके फाइन, तो बीटा चाहिए हमें, बीटा बीटा बीटा। ओके बीटा मिल गया, ये रहा बीटा। तो बीटा के लिए देखो कौन सा ट्रायंगल दिख रहा है आपको, देखो 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 कौन सा ट्रायंगल लेगो आप बीटा के लिए, तो ये बीटा है ना, तो बीटा के लिए आप लोगे पी सी क्यू ट्रायंगल, ट्रायंगल पी सी क्यू। तो हम एक नया ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल पी सी क्यू। इन ट्रायंगल पी सी क्यू सो रहा है ये ट्रायंगल पी सी क्यू, देखो पी से क्यू हो गया ये ऐसे, ये पी ये क्यू और ये हो गया सी, ये बीटा एंगल। ओके तो फिर अगेन टेन थीटा अप्लाई करते हैं हम यहाँ पे, टेन थीटा, थीटा की जगह क्या है बॉस यहाँ पे बीटा, थीटा की जगह बीटा। वाह कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो एंगल के सामने की जो आर्म हो गया परपेंडिकुलर कितना हो गया पी क्यू, बेस कितना है क्यू सी। ओके तो पी क्यू और ऊपर देख के फटाफट बताओ क्यू सी की वैल्यू कितनी है, क्यू और सी की वैल्यू, ये क्यू है दिख रहा है, आर। सेम फिनोमेना फॉर स्मॉल एंगल, नहीं लिख रहा हूं आप समझ जाना, फॉर स्मॉल एंगल कितना हो जाएगा, टेन बीटा को बीटा कह लेंगे और ये हो गया पी क्यू अपॉन आर। इज इट क्लियर। तो देखो अल्फा की वैल्यू हमारी आ गई है, बीटा की वैल्यू आ गई है, अब क्या रह गया गामा रह गया। तो गामा के लिए देखो कौन सा ट्रायंगल हमें हमारे काम का है बॉस, तो गामा के लिए देखो आप कौन सा ट्रायंगल काम का है, ये रहा गामा। तो गामा में कौन सा ट्रायंगल काम का है हमारा, ये ले सकते हो ट्रायंगल पी आई क्यू। ओके तो हम एक नया ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल पी आई क्यू। ओके 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 इसे हटा देते हैं। तो अगला स्टेप हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। बॉस कहाँ गया अगला स्टेप, सॉरी मार्कर कहाँ गया, अच्छा कौन सा लिया था हमने, गामा चाहिए ना, तो गामा के लिए हमने लिया पी आई क्यू। तो इन ट्रायंगल पी आई क्यू, इन ट्रायंगल पी आई क्यू। ओके तो ट्रायंगल पी आई क्यू में हमारा क्या हो जाएगा, लो अगेन टेन थीटा लो आप यहाँ पे, टेन थीटा में देखो पी आई क्यू दिख रहा है, चलो इसको भी बना ही देते हैं जब सारा बनाया, ये पी था ये क्यू था और ये आई इमेज, तो इनके बीच का एंगल कितना था हमारे पास गामा। ओके तो थीटा की जगह हमारा क्या हो जाएगा गामा, और क्या होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर पी क्यू, बेस कितना है क्यू आई, अच्छा क्यू आई की जरूरत पड़ी गई बहुत समय, तो क्यू आई कितना है, ये क्यू है ये आई है, तो क्यू आई क्योंकि इमेज है और इमेज डिस्टेंस हमें 10 से ही पता है, क्लास 10 से हमें पता है इमेज डिस्टेंस को हम किस चीज से शो करते हैं, इमेज डिस्टेंस को हम शो करते हैं v से, स्मॉल v। ओके क्योंकि इमेज डिस्टेंस को हम v से शो करते हैं इसलिए इमेज से लेकर मतलब i से लेकर q के बीच की डिस्टेंस क्यू आई की डिस्टेंस कितने आ गया हमारे पास, स्मॉल v आ गया। तो पुट करो आगे कितना हो जाएगा पी क्यू अपॉन स्मॉल v, और अगेन वही चीज फॉर स्मॉल एंगल, फॉर स्मॉल एंगल यहाँ पे कितना हो जाएगा 10, गामा को हम क्या लिख सकते हैं गामा इक्वल पी क्यू अपॉन वी हो गया, गामा इक्वल पी क्यू अपॉन वी। ओके तो ये हो गया नेक्स्ट स्टेप हमारे, और यहाँ से ध्यान दो हम क्या कर रहे थे, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू फाइंड कर रहे थे और हमें मिल गया तीनों ही वैल्यू, अल्फा बीटा गामा तीनों वैल्यू हमें मिल गया। देखो यहाँ पे हमें मिल गया अल्फा की वैल्यू, ये मिल गया हमें अल्फा की वैल्यू, यहाँ पे हमें मिल गया बीटा की वैल्यू, और ऊपर आप देख सकते हो अभी हमें किसकी वैल्यू मिल गई, आल्सो गामा की वैल्यू मिल गई। तो अब क्या है अल्फा बीटा गामा की वैल्यू इक्वेशन 4 में अप्लाई करो, देख लो इक्वेशन 4 क्या है, इक्वेशन 4 में अप्लाई करो, हटाओ इस ट्रायंगल को। ओके 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 देखिए ग्लास स्लैब लिखा हुआ है, हटा देता हूँ मैं इसको, लिख लेना आप यहाँ पे ग्लास स्लैब। इसे आप अगर हिंदी मीडियम में लिख रहे हो तो आप कांच का टुकड़ा, टुकड़ा नहीं, टुकड़ा वर्ड सही नहीं है, स्लैब को गुटका कहते हैं, गुटका। ओके तो कांच का गुटका। ओके तो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू आ गई, फाइनली वी विल गोइंग टू पुट अल्फा बीटा गामाज वैल्यू इन इक्वेशन 4। ठीक है तो फ्रॉम, या फिर लिख सकते हैं पुट या पुटिंग, क्या पुटिंग कर रहे हैं बॉस हम, या हाँ पुटिंग अल्फा बीटा गामा इन वैल्यूज ऑफ अल्फा बीटा गामा इन इक्वेशन 4,
इक्वेशन 4 में हम अल्फा बीटा गामा की वैल्यू पुट कर रहे हैं, अल्फा बीटा गामा। अच्छा ये रहा इक्वेशन 4। तो अगला स्टेप हमारा क्या है, देखो ये था हमारे पास n2 को तो एज वेल एज इट इज n2 बीटा माइनस गामा। तो बीटा की वैल्यू कितनी है बॉस, देख लो, दिख रहा है ना ये बीटा माइनस गामा। तो बीटा की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पे बीटा 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 पी क्यू अपॉन आर। तो बीटा इक्वल हो गया पी क्यू अपॉन आर। गामा की वैल्यू सिर्फ यही, ये ऑप्टिक्स ना थोड़ा लेंथ ही चला जाता है और ये ही माइनस पॉइंट होता है बच्चों का, जिससे होता है टफ है। कॉन्सेप्ट देखो टफ नहीं है, बहुत सिंपल है, लेकिन एक ही पॉइंट को बार बार लिखना पड़ रहा है, लेंथ ही हो जाता है। पेशेंस रखो ऑप्टिक्स में, आप कर लोगे ऑप्टिक्स को इजीली। तो बीटा माइनस गामा, तो गामा कहाँ गया बॉस, अच्छा गामा ऊपर है, सॉरी। तो ये हो गया माइनस पी क्यू अपॉन वी। इज इट क्लियर? देन बीटा माइनस गामा के बाद क्या, n1 देन n1 कितना है देखो, अल्फा प्लस बीटा। तो n1 हो गया हमारा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा 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 देखो पी क्यू अपन यू और बीटा पी क्यू अपन आर। तो ये हो गया पी क्यू अपन कितना यू प्लस पी क्यू अपन आर, ये हो गया बीटा की वैल्यू। अच्छा आप दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड एक चीज नोटिस कर रहे हो, दोनों जगह लेफ्ट और राइट में आप देख रहे हो पी क्यू हर जगह कॉमन है, हर टर्म में पी क्यू कॉमन है। तो अब क्या है, पी क्यू कॉमन है तो मिल गया मुर्गा। इस मुर्गे को बाहर निकालो और क्रॉस कर दो, काट दो इसे, ठीक है। तो मिल गया हमें अगला स्टेप, अगला मुर्गा मिल गया। पी क्यू को हटा दो यहाँ से, पी क्यू हो गया खल्लास। देन बॉस यहाँ पे रह गया n2, ओके। और आगे पी क्यू पी क्यू पी क्यू पी क्यू हर जगह पी क्यू कट गया। तो ये रह गया बॉस हमारा सिर्फ 1/r माइनस 1/v इक्वल n1। और फाइनली अपने स्टेप की तरफ हम बढ़ते हुए 1/r, ओके ओके। n2 के अंदर मल्टीप्लाई करो जरा, ठीक है। n2 के अंदर मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो क्या हो जाएगा बॉस यहाँ पे, n2 को अगर अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा हाँ ठीक है सही जा रहे हैं ये हो जाएगा n2/r माइनस n2/v इक्वल n1/u प्लस, अच्छा प्लस ही था ना, हाँ प्लस है, और ये फिर n1/r। इज इट क्लियर? और क्या करेंगे हम यहाँ पे, अच्छा r वाले टर्म्स देखो, इधर भी आ रहे उधर भी आ रहे, तो एक काम करते हैं r वाले टर्म्स को एक साथ ले जाते हैं, ठीक है। तो r वाले टर्म्स को एक साथ ले जाते हैं, तो एक काम, तो r वाले टर्म्स को अगर एक साथ ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा देखो, इसको आप दूसरी तरफ भेज दो, इस n1/r को इस तरफ लेके आओ भाई साहब को, क्यों उधर घूम रहे हो भाई, इधर लेके आओ n1/r को। तो पहले से क्या है n2/r है, और ये n1/r इधर अगर आ गया तो ये माइनस n1/r हो गया, ओके। और ये माइनस n2/v है, तो v को दूसरी तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n1/u तो पहले से था यहाँ पे, माइनस n2/v को दूसरी तरफ भेजे तो ये हो गया प्लस n2/v, क्लियर? ये हो गया प्लस n2/ ओके v। देखो r है, तो r को अगर हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, इस वाले टर्म को, दोनों में r बेस में है ना, तो हम इस टर्म को आल्सो ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे r, और ये कितना था n2 माइनस n1। फाइनली स्टेप की तरफ हम पहुंच गए हैं आई थिंक, n2 माइनस n1, ओके ऑल फाइन, n1/u प्लस n2/v, n2 माइनस n1। और फाइनली लास्ट स्टेप, ये हो गया हमारा, यहां तक हमने कर दिया अपना आधा से ज़्यादा काम, 99% काम हो चुका है। और लास्ट स्टेप में अब हमें क्या करना है, चिन्ह परिपाटी कहते हैं हिंदी में, साइन कन्वेंशन अप्लाई करना है। और साइन कन्वेंशन हमने 9th 10th से ही पढ़ा हुआ है बॉस। साइन कन्वेंशन क्या होता है हमारा, कन्वेंशन अप्लाई करते हैं अगर हम, इसे हिंदी में कहते हैं चिन्ह परिपाटी, हिंदी का कोई टेंशन नहीं, ठीक है, चिन्ह परिपाटी कहते हैं हिंदी में, परिपाटी। तो फ्रॉम साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हमें पता है ऑप्टिक्स में कोई भी टर्म अगर लेफ्ट साइड हो तो हम उसको माइनस में लेते हैं, राइट साइड हो तो प्लस में लेते हैं, ठीक है। अगेन कहाँ, यहाँ जगह है थोड़ा सा, यहाँ बताता हूँ मैं। हमें पता है ऑप्टिक्स में कोई भी टर्म अगर लेफ्ट में हो इस साइड तो माइनस में लेंगे, और इस साइड है तो हम उसको प्लस में लेंगे। तो देखो कौन कौन से टर्म लेफ्ट में है, कौन से राइट में है, ओके। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ओके 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 ओके, ये देखो n2 माइनस n1 ऊपर तो एज इट इज उतरेगा, ये हो गया n2 माइनस n1 एज इट इज उतरा, ओके।
n2 माइनस n1। ओके बॉस, ये n2 है, ठीक है। r देखो लेफ्ट में राइट में, r देखो ये राइट साइड है, तो r को एज इट इज हम r ही लिखेंगे। लेफ्ट में होता तो माइनस हो जाता, लेकिन राइट में ही है। n1 लग रहा है पहला मुर्गा मिल गया हमें। u देखो लेफ्ट में, तो लेफ्ट में तो क्या लिखते हैं, माइनस में लिखते हैं हम इसको। तो लेफ्ट में है तो हम इसको लिखते हैं माइनस में, तो माइनस u आ गया, प्लस v तो राइट में ही है, तो v बेचारा बच गया, अच्छा हुआ बच गया। n2 अपन v, तो ये एज इट इज उतरेगा। और ये हुआ हमारा फाइनल आंसर, ये फाइनल आंसर है। अच्छा, हमें n1 माइनस वाला टर्म है ना, माइनस वाला टर्म को आगे रखने की आदत नहीं है, तो आप इस माइनस वाले टर्म को पीछे भी रख सकते हो। तो कहने का मतलब है माइनस n1 अपन u को हम पीछे ले जा रहे हैं। ओके, तो सिंपल हम क्या कर रहे हैं, n2 अपन v को आगे ले रहे हैं, और इस माइनस n1 अपन u को सिंपली हम पीछे लेके चले गए। ओके, हमें आदत है ना माइनस वाले टर्म्स को आगे नहीं रखने की, तो रख लिया, वैसे भी रखते तब भी ठीक था। ये ऐसे हो गया, और ये हो गया हमारा फाइनल डेरिवेशन का फॉर्मूला। इसी के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे थे, इस फॉर्मूले को प्राप्त करने के लिए, गेन करने के लिए। क्लियर है, ये पूरा स्टेप क्लियर है। अच्छा, अगर केस उल्टा हो जाए, हम क्या कर रहे हैं, नॉर्मली एयर टू ग्लास के अंदर एंटर कर रहे हैं, अगर ग्लास टू एयर के अंदर आ गए, अगर मीडियम उल्टा, अगर हम n1 से n2 में एंटर कर रहे हैं तब तो ये मीडियम है, इसका केस ये है। अगर हम ग्लास से अंदर से बाहर की तरफ आ रहे हैं, देन सिंपल सा है, अगर मीडियम चेंज कर दो, देन फॉर्मूले में जो ये है ना n1 n2, ये चेंज हो जाएंगे, मतलब n2 की जगह n1 आ जाएगा, n1 की जगह n2, n2 की जगह n1, n1 की जगह n2, सिर्फ इतना चेंज होगा। नॉर्मली इतना भी नहीं पूछते हैं घुमा के बोर्ड में, इतना काफ़ी है, सफिशिएंट है। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो बस, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, जल्दी जल्दी। ओके, तो आपने ले लिया होगा आई होप स्क्रीनशॉट। कैमरा उफ, मोबाइल से शूट हो रहा है ना। एक बार पता क्या हुआ था ऐसे ही मैं आई थिंक कौन सा किरचॉफ्स लॉ पढ़ा रहा था आई थिंक, ऐसे ही, और हुआ कि मोबाइल स्विच ऑफ हो गया और मैं रात तक लगा हूँ पढ़ाने में। अभी 1:15 हो रहा है रात के, ऐसे ही में एक दिन रात के 1:15 से ज़्यादा ही हो रहा था, मैं पढ़ाने लगा और अचानक से मोबाइल स्विच ऑफ हो रखा है, कब से बैटरी ऑफ हो गई थी, बैटरी लो हो गई थी, और मैं कब से लगा हूँ। बहुत बुरा लगा यार, जाके देखा बैटरी तो लो है, मोबाइल बंद है, बहुत बुरा लगता है, इससे जाके चेक करना पड़ता है। तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो, समझ में आ गया है। सबसे पहले हमने ट्राइंगल लिए, छोटे छोटे रूल्स अप्लाई किए। प्रीवियस लेक्चर में भी कहा था यार, ऑप्टिक्स के हर डेरिवेशन लेंथी होंगे लेकिन टफ नहीं होंगे। टफ वर्ड अलग चीज़ होता है, लेंथी होगा, इसलिए आपको पेशेंस चाहिए उनको करने के लिए। और मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको अच्छे से समझाया था कि अगर आपको हाथी को खाना है, अब हाथी को खाने मतलब फिर से वही नहीं छुरी कांटा लेके आगे, हाथी को खाना है तो आप उसको बिट बिट करके खाओगे, छोटे छोटे टुकड़े करके खाओगे उसको, ठीक है। तो ये नहीं कह रहा हूँ हाथी को, बस समझा रहा हूँ, हाथी मतलब डेरिवेशन। अगर आपको किसी लेंथी डेरिवेशन को करना है, और इससे लेंथी ऑप्टिक्स का अच्छा एग्जांपल क्या हो सकता है, ऑप्टिक्स जैसे लेंथी डेरिवेशन को करना है तो आपको बिट बिट करके डेरिवेशन को सॉल्व करना होगा, समझना होगा। अगर आप एक ही बार में स्क्रीनशॉट लेके समझ रहे हो ना कि हमें ये आ गया, तो बस 99% स्टूडेंट्स को नहीं आएगा समझ में कि ये हुआ क्या। लेकिन आप उसी को बिट बिट करके करोगे ना, छोटे छोटे टुकड़े करके, या आपने ऐसे ये ट्राइंगल वाला एक हिस्सा ले लिया, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, इससे एक बिट ले लो, देखो आ गया समझ में, देन आगे बढ़ो, देन इस सेंस लो वाला लो, सेकंड बिट हमारा ये हो गया, इस ये आ गया समझ में, इक्वेशन थर्ड आ गया समझ में, फिर फोर्थ में है क्या, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड की वैल्यू थर्ड में पुट किया, आ गया। तो ये वाला फर्स्ट स्टेप तो पूरा समझ में आ गया ना। तो इसी को बिट कहते हैं, बिट बिट करके टुकड़े टुकड़े करके समझो। इसमें क्या किया हमने, फिर से अगर ट्राइंगल लिया, क्यों लिया, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो अगला बिट समझ में आ गया, अल्फा बीटा गामा ऑटोमेटिक आ जाएगा, समझ में, रटने की क्या जरूरत है। और ऑप्टिक्स में तो रट सकते ही नहीं हो, कितना रटोगे बॉस, कितना रटोगे ऑप्टिक्स में। फिर अल्फा बीटा गामा की वैल्यू आई, पुट किया, आंसर आ गया, इतना सा तो है। फिर कहते हैं ऑप्टिक्स टफ है, गलत बात है, ऑप्टिक्स टफ नहीं है, फिजिक्स भी टफ नहीं है, फिजिक्स से आसान सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता अगर आप फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को समझ रहे हो। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।